What was my core mantra? Since it is a long journey, like Nike का tagline है just do it. My personal tagline is just show up. Every day just show up. The butterfly effect. You do थोड़ा थोड़ा and last में आपको बहुत बड़ा result मिलता है. This exam literally tests your pressure. Irrespective if you are preparing for this exam or XYZ exam or you are in any walk of life. आप कुछ भी कर रहे हैं, mental health struggles हर इंसान पे आता है. Stress is basically being here but wanting to be there. मतलब लोगों को लगता है हम लिखे जा रहे हैं and हम लिख देंगे, but it is not what UPSC want. यूजुअली एक बहुत सवाल होता है कि हम कितनी बार रिवीजन करें. रिवीजन आई बिलीव इज द बेडरॉक. पेपर एथिक्स में ही छूटता है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसमें होती है, तो उसके टेस्ट लिखना बहुत जरूरी है. कि आप जो मूवीज भी देख रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली देखिए कि यार एंजॉय द मूवी, कि अगर आपको कुछ अच्छा एग्जाम्पल मिल जाए तो आप उसको वहाँ लिख के आए. अगर आपको कुछ गिने चुने रिसोर्सेज शेयर करने हो मेंस पेपर के लिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि क्यूरियस रहिए, क्रिएटिव रहिए. कहीं से भी एनेक्डोट आपको मिल सकता है, वो कहीं भी आप वहाँ डाल के आ सकते हैं. लिख नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. स्टार्ट विद 2 और 3 पॉइंट्स. अगर आपको 1-2 पॉइंट भी आ रहे हैं ना, इट्स ओके. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर कारवां सीरीज. दोस्तों, यूपीएससी सिर्फ एक वो जर्नी नहीं है जहाँ पे हमारी नॉलेज की टेस्ट होती है, बल्कि इंसान के मेंटल स्ट्रेंथ, पेशेंस और रेजिलियंस का टेस्ट होता है. और इसी के साथ हमारे साथ आज आदित्य हैं जिनकी रेजिलियंस की दाद देनी पड़ेगी. सोचिए, एक तरफ है मल्टीपल अटेम्प्ट्स, सालों की मेहनत, प्रेशर और यूपीएससी क्रैक करने का जज्बा, तो दूसरी ओर है अपने पहले ही मेंस एग्जाम से पहले बीमार पड़ जाना. इस हद तक बीमार पड़ना कि आप अपने एग्जाम्स भी ठीक से नहीं दे पाए. पर कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत. बहुत लोग उस पॉइंट के बाद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, रुक जाते हैं, टूट जाते हैं. पर आदित्य ने चूज़ किया कमबैक. अपने 3rd अटेम्प्ट में बहुत मेहनत के बाद अपनी मिस्टेक्स को समझा, एनालाइज किया और ऐसे ही आदित्य ने 2025 सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में AIR 375 सिक्योर करा. आज की कॉन्वर्सेशन सिर्फ आदित्य की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तक ही सीमित नहीं है. आज हम बात करेंगे उन सभी दिनों की जब ये एग्जाम महज एक एग्जाम उनके लिए नहीं रह गया, एक बैटल ग्राउंड बन गया. आदित्य की जर्नी इज अ बिग एग्जाम्पल ऑफ व्हाट कम बैक लुक्स लाइक. आज हम डीप डाइव करेंगे उनकी प्रिपरेशन की, उन्होंने कैसे प्रिपेयर करा एग्जाम की तीनों स्टेजेस के लिए, उनकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स, हाउ डिड ही कोप विद हिज बैड मेंटल हेल्थ डेज. सो एस्पिरेंट्स, एनी वन ऑफ यू एंड whoever is going through a struggling phase in their UPSC preparation, I hope ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और genuinely बहुत ही यूजफुल रहे. So let's begin, Aditya. So Aditya, tell us something about your childhood, your early life, your college life, something, what was your life like before UPSC? Well, like right from my childhood, I was born in Bokaro Steel City because my late grandfather was in the steel authority. And for the first 7-8 years of my life, I lived with my grandparents while they were away, while my parents were away in New Delhi. Yeah. Then later on, I shifted to New Delhi, from where I did my 10th and 12th. And then I did my BTech from KIT Bhubaneswar, then Delhi University Masters, and then Civil Services. Okay. Was UPSC always in your mind, or did something like externally push you to pursue it? How did it really happen for you? This is a very nostalgic question because this was the same question asked to me in my interview by a lady member. And the answer will remain the same. During my college days, I used to quiz a lot. Quizzing comprises of history, geography, current affairs, business, etc., etc., sports. So I had a knack for curiosity and like answering the random questions. So quizzing is all about that, thinking on spot, brainstorming. So later on, I realized that I have a knack for learning these subjects, and UPSC is the only exam like which gives you ample of space to brainstorm, think creative. Right. So it was a random decision but turned into a planned decision later on. This was your 3rd attempt. Yes, ma'am. A long journey indeed. A lot of people give up. So how did you really sustain throughout? I mean, what really helped you stay on this journey? How did you deal with pressure? How did you deal with bad mental health days? We want to know about that before we move on to the next section, that is about your strategy. Ma'am, I believe I'll answer your question in 3 parts. First one is, what was my core mantra? Since it is a long journey, like Nike का tagline है just do it. For me it was, for my personal tagline is just show up. Every day just show up, just do your work
एंड कंसिस्टेंटली इट्स द बटरफ्लाई इफेक्ट, यू डू थोड़ा थोड़ा एंड लास्ट में आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है. सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड मैम, आई बिलीव द प्रेशर एस्पेक्ट विच यू मैंशनड. मैम, आई बिलीव प्रेशर इज अ प्रिविलेज. प्रेशर इज अ प्रिविलेज बिकॉज अगर इसके अंदर हम सस्टेन कर गए ना, दिस एग्जाम लिटरली टेस्ट योर प्रेशर. So I believe pressure enhanced my productivity because as the time was reducing towards the exam, I knew I had to study more. And now, ma'am, about mental health, I believe we all of us have those days. Yes. Irrespective if you are preparing for this exam or XYZ exam or you are in any walk of life. आप कुछ भी कर रहे हैं, mental health struggles हर इंसान पे आता है. तो मैम उसमें मैं 2-3 चीज़ें हमेशा करता था. एक मैम, ग्रेटफुल रहना. बीइंग ग्रेटफुल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैनी एट टाइम्स वी फील स्ट्रेस्ड कि हमसे नहीं हो पा रहा, वाई डिड वी चूज दिस, बट देन वी सी कि देर आर पीपल वर्स ऑफ देन अस. सो बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव. दूसरा, नथिंग इज परमानेंट. एंड एक स्ट्रेस की बहुत अच्छी डेफिनेशन आई रेड समवेयर. स्ट्रेस इज बेसिकली बीइंग हियर but wanting to be there. So we are always anxious about that is the past or the future, but we often ignore the present. The here. So आप अपने moment में रखिए and recollect the first point. Just show up. Just do your thing. There'll be tougher days, but they're not permanent. So nothing is permanent, and be grateful for what you have. And trust me, you'll progress very far. That was really insightful. Now let's move on to our next section where we talk about your strategy, preparation strategy per se. Aditya, we all know that prelims is the biggest hurdle. I mean, it is often perceived so. How did you really maintain your cool during the prelims exam? A. B. Did you combine your prelims strategy with the mains exam? I mean, the listeners really want to know everything about your prelims journey, basically. Ma'am, I believe I would like to correct you. The toughest hurdle is these days is filling the form. Filling the form. That is that is the fourth stage, I believe, or the pre-first stage. But on the serious side, ma'am, prelims, according to me, has become a challenge for majority of the aspirants because of the mere, if you look at it mathematically, most of the aspirants are not able to go towards the next stage because of this stage. So the weightage attached to it, the psychological weightage attached to it is one thing. So to navigate through it, I believe always see it as a paper. This sounds very simple and cliched, but see it as a paper that UPSC एक बहुत बैलेंसिंग बॉडी है. वो हमेशा आपको मौका देती है क्वेश्चंस करेक्ट करने का. दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग अंडर द सन, 100 क्वेश्चंस. दे जस्ट वांट यू कि जो आप पे रिसोर्सेस हैं, जस्ट बी एन अवेयर सिटीजन एंड जस्ट बी कंपोज अंडर प्रेशर. प्रेशर इज अ प्रिविलेज एज आई टोल्ड. तो उसमें इन बेसिक सोर्सेज के साथ यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ एंड प्रीलिम्स इज वेरी नेविगेटेबल. आई विल कम ऑन लेटर ऑन टू दिस. And regarding the intermixing of prelims and mains, yes, ये is a question which I get often कि आप mains के लिए क्या पढ़ते थे and prelims के लिए क्या पढ़ते थे, अलग अलग. But I believe they are just the same twins. Right. One जिसका एक का nature है वो like राहु केतु, ऐसा आप लगा लीजिए. एक का है कि एक descriptive है, एक objective है, but जो core उसका as जैसे मसाला है, the spice behind it is the syllabus. It is very overlapped. आप ऐसे लगा लिए मेंस इज द बड़ा भाई ऑफ प्रीलिम्स. आई सी इट एट दैट वे. सपोज फॉर एग्जांपल आप प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं. यू रेड करंट फॉर एनवायरनमेंट, IR, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, डिफेंस, एटसेट्रा, डिजास्टर. यू आर अवेयर. And then when you go to write the mains, these are the same subjects. Like ये जो मैंने subjects के नाम लिए, GS3 में, Polity GS2 में है, Governance GS2 में है. We read the current affairs of these subjects for our prelims also. But उसको हम एक objective way में पढ़ते हैं. But for mains, ये जो हम points पढ़ रहे हैं ना, इन्हीं को हमें वहाँ डाल के as our value addition करना है with our arguments. Right. So we have to be very well aware of the syllabus of both the exams, like mains का syllabus, and then link it with the prelims ka syllabus. So integrating them using the same fodder according to the needs of the both papers is the key.
So you are saying strict adherence to the syllabus is a must. Is a must, and seeing them as one. You, in a way, answered my next question, which was with respect to current affairs. See, earlier scarcity was a challenge. I think abundance is a challenge. There's plethora of resources in the market. What was your strategy? What worked for you when you were preparing for current affairs? How did you consolidate everything? How did you condense everything? And with respect to current affairs, sir, what was your revision strategy? Current affairs, as you said, is a plethora, Plethora. an ocean, never ending. I believe I'm an old school with respect to the current affairs. I still used to read newspapers. In fact, even after clearing, I still daily read the newspaper. Again, I'll reiterate to the point one, the previous question, the syllabus. The syllabus. If you are very well aware with the syllabus and the PYQs, what tone they are asking the questions in, वो किस areas में, जैसे अफ्रीका recently बहुत यूपीएससी का फेमस हो गया है, हर साल एक पॉल्यूटेंट, प्लास्टिक पॉल्यूटेंट, बायोटेक्नोलॉजी उनका बहुत फेमस, लाइक एफिनिटी यूपीएससी की बनते जा रही है. तो मैम मेरा मानना है कि करंट अफेयर्स को आपको पेपर के नीड्स के हिसाब से पढ़ना है, एंड यू हैव टू I used to read the newspapers. There is no I used to read, like, I started with the Hindu. I used to take like 1.5 hours to finish it. But if I was consistent with it, so that, like, I'll tell you, I used to read 2 newspapers in like 40 minutes. इतना pace आ गया था. But there are many who prefer magazines. It's okay, because magazines are covering almost the 90% content given in the newspapers. And many people take the 365 route. At the end of the year, At they'll. the end of the year. But I personally say that should be avoided. Okay. Because it's like आप रोज बादाम खा रहे थे अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए, सही चल रहा था. अब आप 1 महीने पहले इतने बादाम खा लेंगे, मेरी मेमोरी बढ़ जाएगी, कुछ नहीं होने वाला. So current affairs, I believe, works like simple interest, like, sorry, compound interest, I believe. CSAT थोड़ा आप ऐड करते रहिए, it'll help you. And current affairs, मैम, abundance का प्रॉब्लम बहुत है. Just stick to one magazine or stick to one newspaper, any newspaper, and see it according to the needs of the exam. And बहुत सवाल आ जाते हैं. And regarding current affairs के notes, I'll address it in 2 fragments. Prelims के लिए मैं क्या करता था, मैंने जैसे suppose मैंने एक पढ़ लिया CRISPR-9. There is the Casgevy technique. Casgevy was very much in news. तो मैंने बस किया, notes बनाए, Casgevy, biotech, this specific tool used to enhance whatever XYZ, used to cure this. Arrow, पहला Casgevy, arrow, this, एक लाइन में मेरा वो हो गया, the crux बन गया. Now the macro picture is कि उसको मैंने एक GS3 की बुक में रखा था, नोट्स में, कि मैं मेंस के लिए भी पढ़ूं और प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ूं. मैंने क्या बताया पहले, वो बड़े भाई हैं, बड़े छोटे भाई हैं, तो मैं यही पढ़ूं. मेरा प्रीलिम्स के लिए भी जो स्पेसिफिक पॉइंट, अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक जीन लिखना था, मैं वो अंडरलाइन कर देता. एंड मेंस के लिए मेरे पे एक लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी का वो बन गया एग्जांपल. राइट. सो ऐसे पढ़ना है करंट अफेयर्स. एंड फॉर द स्टैटिक सब्जेक्ट्स, जस्ट वन लास्ट थिंग, फॉर द स्टैटिक सब्जेक्ट स्पेसिफिकली फॉर पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स. पॉलिटी में तो लाइक एवरी ईयर द गवर्नर इशू इन द न्यूज, तो यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू टू follow the current trends because these are constitutional bodies. They are always in the news. लोकपाल भी न्यूज में था, इस साल क्वेश्चन आ गया 25 के प्रीलिम्स में. तो स्टैटिक से भी आप करंट अफेयर्स लिंक करिए, जो चल रहा है उसका मैं जाके स्टैटिक पढ़ पाऊँ. ये the reverse engineering also has to be done. So before the prelims, what was your revision cycle like? I mean, how important do you think revision is? And usually एक बहुत सवाल होता है कि हम कितनी बार रिविजन करें, तो उस पे अगर आप कुछ कहना चाहें तो. मैम, रिविजन आई बिलीव इज द बेडरॉक ऑफ दिस एग्जाम. इट इज द बेडरॉक. मेरी स्ट्रैटेजी होती थी कि आई यूज टू मेक श्योर दैट आई न्यू माई वीकनेस. लाइक मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो आई नीड नॉट रिवाइज हिस्ट्री मोर, आई विल रिवाइज इट ड्यूरिंग द ऑप्शनल पीरियड, वो प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में. बट आई यूज टू स्ट्रगल विथ पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी. दीज 2 आर माई अकीलीज हील. तो मैं क्या करता था, आई मेड श्योर कि डेली आधा 1 घंटा ये दोनों सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने ही है, बिकॉज दीज वर वेरी वॉलेटाइल फॉर मी. पढ़ता था, मैं भूल जाता था. अच्छा.
तो पहला आपको ये आना चाहिए. दूसरा मैम, देर इज नो नंबर ऑफ आइटरेशंस आपको रिवीजन पे क्या देना है. आप प्रीलिम्स में जाएंगी, आपको 100 बार, आपने जो चीज़ 100 बार भी पढ़ी हुई है आप वो भी भूल सकते हैं. तो इट इज़ बेसिकली कि आप ऐसे रिवाइज करिए कि आपके बेसिक्स ना गलत हों. राइट. आपके बेसिक्स नहीं गलत होने चाहिए. द बिग फोर, द स्टैटिक, दैट इज द इकोनॉमिक्स, द ज्योग्राफी, द हिस्ट्री एंड द पॉलिटी. इन पे रिविजन शुड बी emphasized. Like if you're, let's just suppose you're studying like 9 to 10 hours, 6 hours should be for these, For these four. 3 to 4 hours for the current affairs and 2 for the CSAT. Why I gave this 12-hour timeline? Because prelims के पहले आते आते timelines बढ़ जाती है. बट अगर आप नॉर्मल एस्पिरेंट आप 6-7 महीने हैं तो गिव मोर इम्पोर्टेंस टू दिस कीप दिस रेशियो ओनली, बट आवर्स आप कम कर सकते हैं. एंड रिविजन इज अ कांस्टेंट प्रोसेस. ये सिर्फ एग्जाम के पास आके नहीं बढ़नी चाहिए. इट शुड बी एन ईयर लॉन्ग थिंग. Right. Prelims is also a stage where our temperament is highly tested. Maintaining the cool is very, very important, especially in the examination hall. 5-6 question back to back नहीं आते हैं, we begin to get very fidgety and we lose our calm. So how did you maintain your calm, Aditya? मैम आई बिलीव, जैसे पर्सनल एग्जांपल देता हूँ मैं आपका, आप अपना 2024 में मेरा पैरा प्रीलिम्स निकला, 23 में नहीं निकला था, 24 में मैंने दिया. एंड 23 क्यों नहीं निकला? टेम्परामेंट इज द आंसर. तो आई रियली वर्कड ऑन माई टेम्परामेंट. 24 में मैं गया एंड आई टोल्ड फिजिकल ज्योग्राफी इज माई अकीलीज हील. पहले 20 सवाल उस साल, मेरी किस्मत ही ऐसी थी कि उसी साल 20 सवाल 15-20 साल फिजिकल ज्योग्राफी से आ गए. इट इज़ ईजी बट नॉट फॉर मी एंड इट कैन हैपन टू एनी वन. तो पहले 15-20 सवाल आ गए, कुछ पता ही नहीं है क्या कर, मतलब पता था लेकिन वो एक यू नो दैट व्हेन यू मार्क द ओमर यू लाइक यू डैंगल, वो वाला हिसाब था. तो देन आई वेंट टू माई अफिनिटी हिस्ट्री. पन्ने पलटने लगा, मैंने देखा यार यहाँ है कुछ, दिख गए मुझे चंद्रगुप्त बुद्धा दिख गए, तो चलो इनको करते हैं. फिर पॉलिटी पे गए, फिर इकोनॉमिक्स पे गए. तो टेम्परामेंट ऐसे ही आता है कि डू द थिंग्स विच यू लाइक. Which you like? If you see any sport, many people idealize sportsmen. Why do they excel under such pressure conditions? Because they love the sport. So enjoying the sport or the paper is very necessary. And by enjoying, I don't mean कि जाइए कुछ भी तुक्के मारा ही नहीं. Do the things you like, and it will give you confidence. And then come back to the things where you lack confidence. And trust me, it helps. It helps. सो टेम्परामेंट आपको बस इतना रखना है कि क्वेश्चंस होते जाएंगे. आई जस्ट हैव टू मूव स्टेप बाय स्टेप. ये नहीं कि नहीं दिखा तो ओ चलो ब्लंडर. नो, नॉट दैट. मॉक्स एक बहुत बड़ा, मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है प्रीलिम्स का, जिसपे बहुत लोग बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं. बट मुझे ऐसा लगता है जो रियल डिफरेंस है वो एनालिसिस से आता है. मॉक्स जनता दे रही है. द रियल गेम चेंजर इज हाउ लॉन्ग डू यू सिट विद द पेपर आफ्टर राइटिंग द पेपर, कंप्लीटिंग द पेपर. एनालिसिस होल्ड्स द की. What do you have to say about that part? I mean, आपने कितने mocks दिए? Did you maintain that the log of errors? I mean, how did that work for you? My strategy with mocks was very like dicey. Okay. I never used to give full length mocks. Like I gave 2-3 full lengths, and I never used to score more than like 65-70. Okay. I will be very honest. Highest I meant in one mock was like 85 something. I was very happy with that. But the mocks, now I'll come to the main utility of mocks. Sectional mocks आते हैं. You get sectional mocks. Right. Whatever section you are weak at, take their mocks and do them repeat. Like for polity, I did like 30-40 mocks. And I used to constantly see that why am I doing this wrong? ये question में मैं कहाँ overthink कर रहा था. And the best mocks I believe are the PYQs. Other PYQs. PYQ papers. I used to spend like 15-20 minutes daily with the paper. With the PYQ. That why मैंने ये से क्यों किया, यहाँ पे मैं कैसे कर सकता था. So analysis, as you said ma'am, is basically talking to the paper, having a conversation with it. So आप mocks दीजिए, numbers don't matter, but the analysis does. Now let's come to the second stage of the exam, the mains stage. This was your second mains. Yes. How was it different from your first mains exam? Ma'am, 24 was my first mains, and I had never written an iota of an answer in my life. And those were the gap where I started answer writing. But
I'll come back to the question. The difference between the first and the second mains is basically you know what to improve upon. What to improve upon? Improvement is there, provided as you said mock से analysis कीजिए. This exam is about introspection. It is. So I used to, like while writing the papers, I used to specifically think that 24 के में मेंस में मैं एग्ज़ाम हॉल में कैसे लिख रहा था एंड मुझे उसमें मैंने क्या नहीं किया क्योंकि इस पेपर में मुझे कम नंबर आए, तो मैं उसको वो दोहराना नहीं चाहता था इस बारी, तो आई इम्प्रूव्ड. आपके हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स क्या थे इस मेंस में? मैम इस मेंस और पिछले मेंस में भी दोनों ही मेरे हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट सेम ही रहे हैं. दैट इज़ GS1 आई हैड 105 एंड GS2 आई हैड 117 एंड पिछले साल 104 112. तो ये दो पेपर्स आर कॉन्स्टेंटली हैव बीन द लकी वंस फॉर मी. जैसे कि हमने पहले बात करी कि रिसोर्सेज की अब मार्केट में कमी नहीं रही है. अबंडेंस इज द चैलेंज नाउ. अगर आपको कुछ गिने चुने रिसोर्सेज शेयर करने हो मेंस पेपर के लिए, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द बिग फोर दैट यू मेंशन्ड, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, एंड देन वी वर आल्सो मेंशनिंग ज्योग्राफी देयर, हिस्ट्री. सो व्हाट डू यू हैव टू से कि कोर रिसोर्सेज हमारे ये रहेंगे? मैम आई वुड लाइक टू डिफर थोड़ा. मीन्स में बिग फोर होते हैं बट दे आर वेरी नाइसली डिस्गाइज्ड. लाइक बिग फोर की एक्सटेंशन हो जाती है. हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर भी आ जाता है, जोग्राफी में इकोनॉमिक जोग्राफी, फिजिकल जोग्राफी, वो हर फॉर्म में पूछते हैं. एंड देन सोसाइटी में GS1 में सोसाइटी आ जाता है. तो ऐसे बिग फोर का कंसेप्ट इज वेरी डाइल्यूटेड इन मेंस. बट अगर कुछ क्लीन सोर्सेज तो कुछ कोर सोर्सेज रहेंगे. तो पेपर बाय पेपर आई विल टेल यू. GS1 में मैम सिंस माई ऑप्शन वॉज हिस्ट्री, सो फॉर मी इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम. आई डिड नॉट रेफर टू एनी सोर्स. मेरे ऑप्शनल के जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे वर मोर देन इनफ फॉर मी. फॉर जोग्राफी जो मेरे प्रीलिम्स के नोट्स थे, एनी प्रीलिम्स नोट्स यू हैव, उनकी एक्सटेंशन है. बिकॉज एज आई सेड स्पेशली इन जोग्राफी द मेन्स इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रीलिम्स. आपको पता है बादल कैसे बन रहे हैं प्रीलिम्स में, 30 सेकंड में आप रिकॉल कर सकते हैं. वहीं 30 सेकंड में आपको वो सब समझाना है प्रोसेस. सोसाइटी आई बिलीव मैम आई यूज्ड टू फॉलो करंट अफेयर्स मैगजीन. लाइक आई टुक द मेंस 365 and the Prahar magazines by Only Eyes. And I studied them extensively for the society. Very good collection of current affairs, quotes, everything, data. GS2 there was this पॉलिटी का तो हमने पढ़ा ही है, बट अगेन GS2 में फॉर द पॉलिटी पार्ट आई यूज्ड टू फॉलो द शून्य IAS का बुक. इट वाज अ वेरी गुड बुक. इट हैज टॉपिक्स डिवाइडेड अंडर इट विथ एम्पल ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस, एम्पल ऑफ कोर्ट्स, एम्पल ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस. फॉर IR अगेन द करंट अफेयर्स मैगजीन एंड द न्यूज़पेपर्स व्हिच आई हैड स्टडीड. एज आई टोल्ड I used to make notes. For governance also magazines, the same ones I mentioned. Social justice, the same things. Society and social justice almost are on the similar lines. For GS3 economics, I heavily referred to Mrunal sir. Mrunal sir for prelims and mains. His notes are very extensive. For environment, I referred to Dr. Shivan's notes. And science and tech also I referred to Dr. Shivan. For disaster management, I just read any random magazine because एक सवाल आता है तो, and it's most majorly static, so that followed it from there. Internal security also majorly Dr. Shivan's notes. And for ethics, I relied on Atul Garg sir. And for my 24 attempt, I had read Mudit Jain sir's notes. So I had my notes ready. This year, I wrote more of tests under the guidance of Atul Garg sir. आदित्य, एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत एम्बिग्यूटी रहती है. एस्पिरेंट्स को लगता है कि ये सही है, ये गलत है. देयर इज जस्ट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन देयर. व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी विद रिस्पेक्ट टू प्रिपेयरिंग फॉर एथिक्स पेपर? मैम, एथिक्स पे द फर्स्ट स्ट्रैटेजी शुड बी कि आप सिलेबस, जो एथिक्स का सिलेबस है ना, लाइक इट इज़ द मोस्ट वेल क्राफ्टेड सिलेबस. क्योंकि आप उसको अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लीजिए. उसमें इतने कीवर्ड्स हैं ना, यू कैन यूज देम इन योर आंसर्स. ट्रस्ट मी, इट विल नेवर हेल्प. लाइक द सिलेबस विल नेवर लेट यू डिविएट. एथिक्स इज दैट. एंड एथिक्स में मैम, आई बिलीव योर एग्जाम्पल्स एंड कोट्स शुड बी रेडी. लाइक आपने फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रिटी पढ़ा. इंटीग्रिटी इज अ टॉपिक. आप इंटीग्रिटी पे 2 से 3 कोट्स होने चाहिए कि आपको पेपर में एक तो याद आए.
कंटेक्स्ट के हिसाब से लिखिए. Context के हिसाब से. एग्जाम्पल्स में 2-3 करंट अफेयर्स के अच्छे एग्जाम्पल्स लिखिए और 2-3 हिस्टोरिकल एज ओल्ड एग्जाम्पल्स जो या गवर्नेंस. हाँ, और एक तीसरा है गवर्नेंस के एग्जाम्पल्स. ब्रिलियंट ऑफिसर्स आर डूइंग एक्सटेंसिव गुड वर्क in their field, so we can write their examples according to the needs of the topic. like integrity पे ये कर सकते हैं, honesty पे आप कुछ और कर सकते हैं, but ये चीज़ें fodder होना चाहिए. Right. And ethics में I believe PYQs are very very important because UPSC constantly repeats it. वो language बदलते हैं but वो उसी form में पूछते हैं. और case studies के लिए I believe I relied on the topper copies. like I took like 30-40 toppers all across the 3-4 years, last 3-4 years, and I read their answers क्योंकि case studies are very repetitive in nature. So I got their templates कि अच्छा ऐसे आ जाए, करप्शन पे आ जाए केस स्टडी, या डिजास्टर मैनेजमेंट वर्सेस किसी पे का आ जाए तो ऐसे स्टार्ट करना है. तो द टेम्पलेट्स इन द टॉपर कॉपीज आर वेरी नाइस. एंड एथिक्स में ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज राइटिंग टेस्ट, बिकॉज एथिक्स में बहुत मतलब लोगों को लगता है हम लिखे जा रहे हैं एंड हम लिख देंगे, बट इट इज़ नॉट व्हाट यूपीएससी वांट्स. उनको एथिक्स बहुत सिंपल बट बहुत डिसीविंग पेपर है एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग. मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो पेपर एथिक्स में ही छूटता है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसमें होती है. तो उसके टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है कि प्रेशर में आप अपना मटेरियल गिरा के आएँ वहाँ पे, बिकॉज आपको जेनरिक चीज़ें ही याद आएंगी लास्ट में. तो इसीलिए एथिक्स को हल्के मत लीजिए, उसके वैल्यू एडिशन हमेशा रेडी रखिए और स्पीड बढ़ाइए. स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एथिक्स. और अपडेटेड रहना भी उतना ही ज़रूरी है एथिक्स के पेपर में भी. बिल्कुल. यू कांट जस्ट परसीव इट एज any other static subject. Yes, it is a very dynamic paper. It is a very dynamic. Aditya, with respect to essay paper, I see most of the aspirants are never ready for it. They only start looking at it after the prelims ka exam. What was your strategy with respect to the essay paper again? और उसके बाद did you have the framework ready with you, right? Was it readily available for you? Did you practice it? Did you have a notebook of introductions, the quotations, conclusions that you would write for a particular topic? I mean, how did it work for you? Well, ma'am, I would like to give an example for this. 2024 में एक ऐसे था, The Doubter is the Real Man of Science. अब मैंने एक रील देखी थी जिसमें था कि एम विश्वेश्वरैया सो रहे थे, द फर्स्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया. वो सो रहे थे ट्रेन में. उनको ना जो पटरियों पे ट्रेन चलती है, ट्रैक्स पे वाइब्रेशन, यू गेट वाइब्रेशंस. सो ही कुड सेंस दैट some frequencies are disrupting, they're not coming evenly, they're coming very like topsy-turvy. So he pulled the chain, he stopped and asked the engine driver कि अब देखो कुछ है आगे पटरी पे. and वो 1-2 किलोमीटर आगे चलते हैं and they find out कि there was indeed a crack and it prevented an adverse like काफ़ी बड़ा disaster prevent हो गया. तो ये रील मुझे बहुत अच्छी लगी. मैं कहा अगर साइंस पे कभी आएगा इससे तो मैं ये ज़रूर डालूंगा, या थॉट पे या क्यूरियोसिटी पे, डाउटिंग पे, इस पे क्वेश्चन आया एंड डाउटर इज द रियल मैन ऑफ साइंस. तो आई स्टार्टेड माई इंट्रोडक्शन विद दिस. सो एज यू सेड, एनेक्डोट्स की आप ऐसे मत करिए हर चीज़ लिख लीजिए, बट मेक श्योर थोड़े जेनेरिक ना हो. आप जो मूवीज़ भी देख रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली देखिए कि यार एन्जॉय द मूवी, कि अगर आपको कुछ अच्छा एग्जाम्पल मिल जाए तो आप उसको वहाँ लिख के आएँ. जैसे ये एग्जाम्पल मैंने एक रैंडम रील में देखा, यानी मेरे दिमाग में चला गया. सो आप सबकॉन्शियसली भी ऐसे के लिए तैयारी कर रहे हैं. जिससे मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि क्यूरियस रहिए, क्रिएटिव रहिए. कहीं से भी एनेक्डोट आपको मिल सकता है, वो कहीं भी आप वहाँ डाल के आ सकते हैं. बट उसके लिए आई सजेस्ट देयर आर कोर थीम्स ऑल्सो, लाइक एनवायरमेंटलिज्म इज अ थीम, देयर इज AI इज अ थीम, फिलोसॉफिकल एसेज में भी आ रहा है, हैप्पीनेस इज अ थीम. तो इन पे कुछ कोट्स एंड ऑल तो आप रेडी कर सकते हैं कि कुछ नहीं याद आए तो आप वहाँ, क्योंकि प्रेशर होता है मैम, यू कैन स्टार्ट दैट. एंड फ्रेमवर्क, आई बिलीव आई डिड नॉट हैव अ फ्रेमवर्क. आई यूज्ड टू राइट इन अ वेरी कन्वर्जेशनल मैनर. आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस इन माय एसे कि व्हाट इफ द डाउटर बिकम्स अ रियल मैन ऑफ सुपरस्टिशन, क्वेश्चन मार्क, एंड देन आई यूज्ड टू एक्सप्लेन, गिव माय एग्जांपल्स. तो आई यूज्ड टू टॉक टू द एग्जामिनर. सो दैट वाज माय स्टाइल ऑफ राइटिंग. आदित्य, आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है मेंस लेवल पे. आपने कैसे आंसर राइटिंग स्टार्ट करी? हाउ डिड यू ब्रेक दैट इनर्शिया? आई मीन, वाज इट इजी? क्योंकि सबसे बड़ा हर्डल ही है ये एस्पिरेंट्स के लिए. प्रेशर ने करवा दिया. 24 में मैंने जब पहला अपना मेंस दिया था, आई टोल्ड दैट आई हैव नेवर रिटन एन आंसर. अब लेकिन मजबूरी, लिखना है तो लिखना है.
तो मैंने क्या किया, मैम पता है इस पॉडकास्ट की अच्छी बात क्या है, आप जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ ना वो आपके क्वेश्चंस के ही फॉर्म में है कि आप प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेट करिए, प्रेशर कैसे हैंडल करना है। तो मेरा 24 के लिए प्रीलिम्स के लिए अच्छा मैंने पढ़ाई की थी, तो मैंने यही सोचा कि यार मेरे पे नॉलेज है, मुझे बस वो पेपर पे उतार के आना है। आई हैव टू ड्रॉप माई पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन। तो आई रियलाइज कि प्रीलिम्स का जो आप पढ़ रहे हैं ना, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इन मेंस। सो आई जॉइंड सूनियाज बूट कैंप प्रोग्राम, and what they used to do was make you write 7 questions on a daily basis. They'll give you the syllabus like today you have to read XYZ topic and इस पे 7 questions. Some macro topic like federalism बोल देंगे, उस पे आओ आप. So I used to write 7 questions every day, and they used to get evaluated between like within a day or two. Alright. And फिर last में I wrote full lengths also like अभ्यास. I wrote that. I did the same pretty much same in this, but जो बीच में गैप था, मतलब इस मेंस और दूसरे मेंस में, मतलब जो अगले अटेम्प्ट में जो गैप था, मैं एटलीस्ट ये करता था कि मैं ब्रेनस्टॉर्म बहुत करता था। सवालों पे ब्रेनस्टॉर्म करना बहुत ज़रूरी है मैम, बिकॉज एक मेंटल इनर्शिया होता है ना कि हम पॉइंट्स जनरेट ही नहीं कर पाते। मैंने कितने लोगों से बात की है, वो पूछते हैं कि हमसे पॉइंट ही नहीं जनरेट हो पाते, एंड आई गिव देम अ रैंडम टॉपिक एंड मैं बोलता हूँ कि बोलो इस पे, वो खुद ही 6-7 टॉपिक पॉइंट्स बता देते हैं, एंड देन तुम ये लिख नहीं सकते। सो दैट इज वेयर आई रियलाइज कि इट इज ऑल द मेंटल लेबर। इट इज द मेंटल लेबर। सो आप क्वेश्चन देखिए, ब्रेनस्टॉर्म करिए, लिख नहीं पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट विद 2 और 3 पॉइंट्स। अगर आपको 1-2 पॉइंट भी आ रहे हैं ना, इट्स ओके, बट यू नो दोज 1-2 पॉइंट्स विल कन्वर्ट इनटू 5 पॉइंट्स। 5 से 10 होंगे, 10 से 15 होंगे, एंड यू विल गेट द नैक ऑफ आंसर राइटिंग। सो I believe start brainstorming on questions. Think, read something like let's just suppose you read about tiger conservation. You read something XYZ about tiger conservation. Ask GPT to make a question. Right. 10 मार्कर 2 पेज से शुरू करिए और start with 1 page, और see any PYQ में कहीं टाइगर्स पे या किसी कोचिंग ने अपना ऑनलाइन क्वेश्चन कर रखा है, उस पे जितना आपने पढ़ा है टाइगर उतारिए एक स्ट्रक्चर में, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इससे अच्छा टेम्पलेट दिया ही नहीं है यूपीएससी ने आपको। तो आंसर राइटिंग इज लिटरली ऑल इन योर हेड, बस आपको पॉइंट सोचने हैं, यू हैव टू बी करेजियस, एंड आ जाते हैं। एंड आई थिंक वैल्यू एडिशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्स्टेंटली अपने आंसर को अपडेट करना एक बहुत रिगरस एफर्ट है लगता है इसमें। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, आप किस तरीके से अपने आंसर्स को कॉन्स्टेंटली अपडेट करते थे, इंटीग्रेट करते थे, या आई मीन हाउ डिड इट वर्क फॉर यू? Ma'am, constant upgradation, I believe, in terms of answer writing was that I worked on presentation. Like, I worked like इस attempt में, पिछले और इस attempt में ये भी था increase score का कि I made my answers more visible. More visible. दूसरा, I try to follow more current affairs. इस साल मैं यही सोचता था कि अगर कुछ जुडिशरी पे या कोई भी स्पेस मिशन पे, कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पे लाइक लेक श्रिंकिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो लेटेस्ट सम एग्जांपल ऑफ यू नो अ लेक श्रिंकिंग इन इंडिया, प्रोमिनेंट वन, तो एग्जांपल्स को मैंने थोड़ा करंट अफेयर्स से अपडेट किया, प्रेजेंटेशन पे मैंने ध्यान दी, एंड आई ऑल्सो वर्कड ऑन लाइक more argument based answers. Argument based answers. History was your optional. Yes, ma'am. It is often perceived as a very giant subject, and I see you come from an engineering background. Yes, ma'am. So, how was this transition possible from engineering to history? Well, that is a very interesting question because during my BTech, after my BTech, like हिस्ट्री का पता था, ठीक है, केबीसी वाली हिस्ट्री पता थी अपने को कॉलेज में, क्विजिंग, बट लेटर ऑन जब तैयारी में आए, जॉब वॉब सब छोड़ दी, तैयारी की, तो आई स्टार्टेड, जीएस पढ़ते हैं पहले, बिग 4, राइट, बिग 4 में मैंने पहले हिस्ट्री से ही उठाई, एंड आई रियलाइज कि यार जब हम बचपन में अपने नाना नानी, दादा दादी और एनी सीनियर पर्सन, दे यूज्ड टू टेल अस समथिंग अबाउट योर ओन फैमिली, अबाउट ओनली अबाउट यू, या आपको अभी भी अगर कोई बोले आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स की यार यू वर लाइक दिस इन बचपन, याद है तुझे वो दिन, तो यू फील हाँ यार यू गो बैक इनटू द पास्ट। सो दैट इज हिस्ट्री फॉर मी। आई वाज वेरी फैसिनेटेड कि यार जो एवोल्यूशन है, जो हमारा समाज आया है यहीं से है,
तो मैंने 23 का प्रीलिम्स दिया, नहीं निकला, तो आई डिसाइडेड कि मैं मास्टर्स भी करूँगा. आई अप्लाइड फॉर मास्टर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. आई डिड माई मास्टर्स इन एंशिएंट इंडिया. सो देयर आई फाउंड द जिस्ट ऑफ रीडिंग एक्चुअल हिस्ट्री क्या होती है, कैसे स्कॉलरली हिस्ट्री होती है, एंड दैट हेल्प मी इन माई ऑप्शनल. सो द क्रक्स आई वुड से behind this all yada yada which I was doing about history is that interest. So I'll just digress a bit from the optional part right now. You mentioned earlier कि physical geography आपके लिए थोड़ा सा scary subject था. बहुत aspirants हैं जिनके लिए history थोड़ा सा scary part हो सकता है. अब आपने कहा कि आपको नेचुरली इंटरेस्ट था समझने में कि समाज कहाँ से आया. व्हाट डू यू हैव टू सजेस्ट टू एस्पिरेंट्स जिनमें शायद ये नेचुरल क्यूरियोसिटी नहीं है बट पेपर क्लियर करना है. सो व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी फॉर दो स्टूडेंट्स? ऑप्शनल नहीं है उनका, फॉर द जीएस पेपर, फॉर द जीएस एंड द प्रीलिम्स एंड द प्रीलिम्स. मैम हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इट लुक्स वेरी डॉन्टिंग. यस, बट if you have a very clear chronological timeline and you know the why, when, why, how of this, it helps you. And अगर आप strategically देखें हिस्ट्री में हर साल 15-20 सवाल आते हैं and UPSC has very explicitly given you themes. आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, एंशिएंट में ज़्यादा काम करना है, इंडस वैली पे काम करिए, गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर्स पे आप ज़्यादा काम करिए, मेडिवल में यू हैव टू रीड द चोलास एंड द विजयनगरा, एंड हिस्ट्री में मॉडर्न में इट इज स्पेक्ट्रम. एंड मॉडर्न का तो सबसे अच्छी बात है कि इट इज़ वेरी क्रोनोलॉजिकली हैपनिंग. सो आई थिंक हिस्ट्री में फॉलो द क्रोनोलॉजी एंड बी वेरी सेलेक्टिव अबाउट द सब्जेक्ट्स, द टॉपिक्स यू आर रीडिंग. See the PYQs and read them only, and at least try taking interest in that. बाकी for mains, I believe read, अगर आपको इतना daunting लगता है तो people can go for Lucent. It's a very underrated book, but I really like the history part of that. वह कभी कभी हम ऑप्शनल वाले खुद लूसेंट पलटते हैं कि यार जल्दी कुछ मिल जाए इसमें अच्छा पॉइंट, तो यू कैन डू दैट. बाकी फॉलो द एनसीईआरटीज. जिनको इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में, फॉलो द एनसीईआरटीज, रिटन वेरी सिंपली, सिंपल लैंग्वेज, एंड उससे आप हायर बुक्स पे जाएं. Okay, coming back to your optional paper, given the vast nature of the history optional subject, if you have to name like 3 books or resources that you heavily relied upon, what would those be? One resource I would not like to call them like, मतलब एक वो genre है मेरे resource का, that is Topper Notes. उसको मैं book तो नहीं बोलूँगा, but Topper Notes is one category. Then there is Upinder Singh for ancient India, and then it would be Shekhar Bandyopadhyay for modern India. These were the 3 books, मतलब 3 sources I heavily relied on. Alongside one more book I would like to add is the Rashid Yassin's book, Rashid Yassin sir's book about mapping. History optional में mapping. So these 4 sources. Mera next question was on mapping only. Okay. How did you condense your resources into actionable notes, especially with respect to mapping? Mapping is itself again a very daunting subject. Like you have to memorize like 400, 500 sites. UPSC will ask you 20 sites. Random map पे कुछ भी दे देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है, उस पर 4 लाइनें लिखनी है. तो दिस इज अ वेरी लेबोरियस टास्क. बट इसमें मैपिंग में आई बिलीव PYQs हर साल यूपीएससी 10 से 12 साइट्स वो रिपीट करते हैं. पिछले 10 साल के PYQs को तो आपके टिप्स पे, अब आप मैथमेटिकली देखिए 20 इंटू 10 साल के PYQ हर साल 20 साइट आती है, 200 साइट्स से आपको सिर्फ PYQ से हो रही हैं. एंड बाकी साइट्स में स्मार्ट वर्क करिए. लाइक मीजोलिथिक साइट है, अब मीजोलिथिक एज के हमें स्पेसिफिक नहीं पता उस साइट पे क्या मिला है. कुछ अगर वेरी स्पेसिफिक हो दैट, अगर ताजमहल के लिए ही है तो उसको हम कुछ और नहीं बोल सकते. बट मीजोलिथिक साइट में ऐसा है कि माइक्रोलिथ्स तो यूज हो रही होंगे, तो यू कैन यूज दिस वन, यू कैन हैव फॉर्डर पॉइंट्स. सो डेली डू 3 साइट्स और 2 साइट्स. अगर आप डेली भी 2 साइट्स भी करेंगे ना, तो आप अगर 100 दिन भी कर लिए तो 200 ये 200 वो 400 साइट्स आपकी यहीं हो जाएंगी. तो अगेन इट इज अ वेरी कंपाउंडिंग प्रोसेस. And history was your only optional during all the 3 attempts? During my 23rd attempt I started with sociology, but मेरा पेपर भी कंप्लीट नहीं था. मैंने पेपर 1 का भी नहीं पढ़ाई पूरी की थी, एंड अच्छा फिल्म नहीं भी हुआ. तो मैं सोशो के साथ ही रहता और 24 में सोशो के साथ ही जाता.
उसमें मैंने रिस्क लिया कि हिस्ट्री से ही जाएंगे अब, History, sir. तो आई वेंट ऑन विथ हिस्ट्री. How much time did it take you to prepare for the optional? Did you take any coaching? Initially, I took some lectures, but then I ditched them. Later on, I realized कि I have an interest. मैं कहीं से भी हिस्ट्री पढ़ सकता था. मतलब जैसे आप लगा लीजिए कोल्ड वॉर है हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टॉपिक है. अब कोल्ड वॉर के लिए मैंने किसी लेक्चर कोचिंग पे रिलाई नहीं किया. व्हाट आई डिड वाज कि एक रैंडम कोई कोल्ड वॉर का जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है यूट्यूब चैनल पे, मैं उसका पॉडकास्ट सुन रहा हूँ. एंड इसमें मैं आई डिड रिवर्स इंजीनियरिंग. मैंने PYQs देखे, मैंने सिलेबस देखा, मैंने टॉपर नोट्स देखे, टॉपर आंसर शीट्स देखी. मैंने वहाँ देखा कि मुझे कितना कोल्ड वॉर पढ़ना है, कितना सुनना है, उतना ही किया मैंने. तो आप पेपर को जानना बहुत ज़रूरी है, एंड देन यू कैन फिल्टर आउट योर सोर्सेज. एंड देन लेटर ऑन माय एसोसिएशन फॉर कोचिंग वाज कि मैंने टेस्ट सीरीज लिए थे फ्रॉम विकास अहलावत प्रेप कैरियर. सर वाज वेरी गुड एट इट. एंड लेवल अप IAS, निखिल सर एंड विशाल सर. तो आई रिलाइड ऑन देयर क्रैश कोर्सेज अबाउट द टेस्ट सीरीज. And I'm sorry, sirs, I did not write more than 2 tests throughout 2 years, but I solved and brainstormed every question in the test. This I'm being very honest about. Time management or mains, they go hand in hand. Hmm. How did you learn to manage your time with respect to like preparation and appearing for the mains exam? 180 minutes, is that really enough? Ma'am, to be very honest, even if they give you 360 minutes, even that'll not be enough. That is not. But again, pressure करना पड़ता है. And I believe वही सबसे अच्छा है. आपको 6 घंटे दे दिए जाएंगे ना, तो you will just beautify your answers. You will think about the perfect things. But UPSC does not want perfection. It wants like in India जैसे जुगाड़ कि कुछ भी क्वेश्चन आए प्रेशर में आप उस पर कुछ सेंसिबल चीज़ लिख के आ रहे हैं. You are making sense. Your answers have this futuristic vision. वो they want. तो टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग माई मेंस वाज दैट ऑन एन एवरेज 8 से 12 घंटा मेरा रेंज होता था पढ़ने का. किसी दिन 8, किसी दिन 10, किसी दिन 12. लेट्स जस्ट सपोज 10, तो उसमें से आई सिंस हिस्ट्री इज वेरी लेंदी आई यूज्ड टू गिव इट लाइक 5-6 आवर्स डेली. बाकी 4 घंटे मैं अपना GS पढ़ता था, 3 से 4 घंटे, और उसमें 1 घंटा जो मैं टेस्ट लिखता था. आई यूज्ड टू डू दिस. एज पेपर अप्रोच द आवर्स इंक्रीज एंड द रेशियो ऑल्सो इंक्रीज. एंड GS पास आता है तो मोर फोकस टू GS. If you have to mention one mistake that costed you in your earlier attempts vis-a-vis prelims exam, then what would that be? Flunking the 23rd prelims, 2023 prelims was something where I self-introspected a lot. That is where the habit of talking to the paper came into my mind, into my practice. There, ma'am, I realized that you have to really figure out that you are the accuracy person or you are the mass attempter. It really, for the prelims specifically, you should know how much to attempt, when to stop, like select the right questions and eliminate the wrong ones. बहुत ऐसा होता है कि आप right ones को eliminate कर देते हो, तो जहाँ risk लेना है, please be very sure about your risk taking capacity in that exam. Negative marking does cost you, but again, as I said, how to sail through that. जो आ रहा है पहले उसको सिक्योर करिए एंड उस कॉन्फिडेंस पे काम करिए, क्योंकि हर किसी को नहीं आता. नोबडी नोज मोर देन 30-40 एट मैक्स. कोई बहुत मेहनती, बहुत नॉलेज उनमें आ गया होगा तो लाइक 50 क्वेश्चंस आते होंगे, बट उसके बियॉन्ड नहीं आ रहे हैं. तो सब सेम सोर्सेज पढ़ रहे हैं. देन व्हाई आर सर्टेन पीपल क्लियरिंग एंड सर्टेन पीपल नॉट क्लियरिंग? इट्स अबाउट द कंपोजर एंड कैपिटलाइजिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स ऑन द D-Day. एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाउ टू रियली इनकलकेट दैट? मैम, आजकल मार्केट में काफ़ी चला है कि UPSC ने एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर दिया है, बट दैट इज समवॉट ट्रू ऑल्सो एंड समवॉट नॉट ट्रू ऑल्सो. क्योंकि अगर आप PYQs देखेंगे तो एलिमिनेशन इस वे में, एलिमिनेशन को बिना उन्होंने प्रेशराइज कर दिया है कि 3 स्टेटमेंट्स देंगे, लेकिन पहली 2 स्टेटमेंट आपको आइडिया नहीं होगा, तब तक आप पैनिक कर जाएंगे. और तीसरा स्टेटमेंट आपको पता होगा एंड उससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वो हो रहा है. बट नाउ दे आर मूविंग ऑन टू द ओनली 3, ओनली 5 ऐसे वाले उस पे जा रहे हैं. तो उसमें आई बिलीव कि बी वेरी श्योर टू अटेम्प्ट दैट. बट ऐसे क्वेश्चन जहाँ से एक स्टेटमेंट से आपका खुल रहा है आंसर, यू कैन गो फॉर इट. एंड रिगार्डिंग एलिमिनेशन, आई बिलीव डोंट fall for the tricks in the market. Focus on the big 4. Trust me. More than enough to clear prelims. Clear prelims.
Aditya, UPSC has been a long journey for you, and it is a long journey for most of the aspirants there. Yes, ma'am. I think it is very sacrificial in nature also. You let go lot of hobbies and your favorite activities, your time with your parents. So what has been your favorite unwinding activity that you did after each phase of the exam? मैम आफ्टर प्रीलिम्स लाइक 2-3 दिन ही आई यूज टू लाइक गो आउट एंड ट्रैवल दिल्ली, लाइक आई लिव इन दिल्ली, सो कहीं चल लो, खाने पीने चल लो, दोस्तों के साथ मिलो, मूवीज देख लो. आफ्टर मेंस दैट इज द मोस्ट रिलैक्सिंग पीरियड. That is. मेंस के बाद यूजुअली ट्रैवल समवेयर, बट आई अटेंडेड ऑफिस. Good way to kill time, I believe. But any activity after mains was I started gaming, Okay. professional gaming, like esports. I started esports, and after interview, to you feel like renouncing everything. So after interview also it stayed the same, but more of like I started exploring new places, like niche places, कि अब यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, जेनरिक प्लेसेस नहीं, कहीं स्पेसिफिक ट्रिप पे निकल गए, समथिंग लाइक दैट. Something like that. Do you believe in having a plan B? If I were to be very honest, UPSC should be your plan B. But certainly I believe, क्योंकि जितना ये पेपर अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहा है, I believe a lot of us are very hardworking. I know many students smarter than me, more knowledgeable than me, not able to clear that. So luck is playing a very pivotal role. So in order to, जब भी हम किसी unpredictable चीज़ की तरफ जाते हैं, तो हम एक अपना जो होता है ना emergency राशन, we store it. So I believe plan B is that. And UPSC की जो आप तैयारी करेंगे, if you study very diligently for it, it helps you in a lot of exams. There is the CAPF, there is the CDS, CSAT के through up you can go for the CGL or the banking exams. There is economy and current affairs. RBI has a descriptive stage. So UPSC helps you somewhere down the line. And and also with respect to the private sector, don't think that सिर्फ UPSC करेंगे तो हमारा skill set अच्छा होगा. Trust me, it is very unpredictable. All we can do is try. But there are other fields like developing soft skills or skills like coding, or like any sort of learn any course, stock trading, learn stock trading. You can do that at home. Start with a very small capital. Like AI is in the news, AI is taking over everything. Capitalize on it, learn something. So make yourself marketable, I believe. And it is very much possible during the preparation also. Take half an hour or 1 hour, it might even help you relax. Right. So plan B is very important. I believe secure your plan B, then come into this. But if you have come into this, also look out for plan Bs. Plan. Explore forms, explore, go for state PCS exams also. They are very brilliant plan Bs. Did you appear for any of the state services? I did for the I did for the state 3 state PCS exams. I applied. I couldn't clear the prelims of any, by the way. Haryana, UP, and Bihar. I applied, but I couldn't clear the prelims of any of these. Did you integrate AI into your preparation? Did you take help of it? Or did Yes. you heavily rely on the conventional way of preparing? I relied on AI, like not that much, but during my like as the mains, specifically during the mains exam, when mains was approaching, I relied on it because मेरे पे इतने notes होते थे. I used to like मुझे इसको condense करके बताओ Condense भाई, करके बताओ. एंड इसमें कुछ और ऐड करो. मैंने उसको एक टॉपिक दे दिया इससे का, एंड गिव मी थीसिस, एंटी थीसिस, गिव मी एग्जांपल्स. तो मैं काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स भी बनवाता था, एंड मैंने उससे बनवा लिया कि एक इतने यूपीएससी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक ऐसे लिख. उसने लिखा और मैं फिर पहले मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया और फिर मैं देखता था मेरा कितना क्लोज है उससे. आई नो क्या पता उसको मेरे से कम नंबर मिले, कम number. बट ठीक है. You mentioned about CSAT. How do you, was it difficult for you to prepare for CSAT? मार्केट में अगेन ऐसा मिसनोमर है कि इंजीनियर हो तुमसे तो सीसेट हो ही जाएगा. ट्रस्ट मी, मैंने मतलब मिशन इम्पॉसिबल मार्जिन्स जो टॉम क्रूज बिल्कुल बचते होता है ना, वैसे भी प्रीलिम्स नंबर से क्लियर किया है मैंने.
CSAT, the CSAT. CSAT stage. So it is not at all easy. Questions are evolving. I heard that they're asking CAT के PYQs in some questions. तो CSAT का strategy I believe is कि be very selective. हर साल they are asking 20-25 questions from number system. We can't do that. There are easy topics like directions, clocks, time and work, dices. इनके पास पर्टिकुलर फॉर्मूलाज एंड PYQs हैं, तो इनसे आप 5-6 सवाल करिए, नंबर सिस्टम से 15 सवाल कर लीजिए, और इंग्लिश से तो ट्राई टू कैपिटलाइज एटलीस्ट ऑन 25 क्वेश्चंस. तो आप यू आर अटेम्प्टिंग लाइक 45-50 क्वेश्चंस विद गुड एक्यूरेसी एनफ टू मेक यू सेल. बट वहीं है पेपर में ऐसे मत रहिएगा कि अगर ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं इसको दिल पे ले लूंगा, मैं इसको सॉल्व करके ही जाऊंगा आज. दैट इज फूलिशनेस. नहीं हो रहा, मूव ऑन. यू हैव टू कीप ऑन मूविंग ड्यूरिंग द CSAT एग्जाम. लाइक मेरे को याद है, मैं जैसे एक पैरा कॉम्प्रिहेंशन किया, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन किया, उसके बाद मैं अगला कॉम्प्रिहेंशन नहीं ढूंढूंगा. उसके बाद अगर कोई मैथ्स के 4-5 क्वेश्चन है रीजनिंग के, उनमें से मुझसे जो हो पाया उसी टाइम कर दो. सो डू दिस. आई थिंक दिस वर्क्स. Now let's jump on to our next section, rapid fire. Sure, no. I think it's a very interesting part. Crisp answers only. Okay. Okay, so the first question is, which is that one book that has changed life for you? The way you look at life. The Spy and the Traitor by Ben McIntyre. What is the one mistake that you think all of the aspirants they commit? One mistake. Peer pressure. Following the herd. Following the herd. Solo or group study? Solo. Solo. Optional versus GS versus essay. Easiest to score marks in? GS. One study habit that you heavily relied upon? Brainstorming. Brainstorming. If you have to name one relative, friend, anyone who's been there throughout the journey, it would be? My mother. Okay. What if not UPSC? A food blogger. A food blogger. An outdoor activity that you pursued throughout? Playing and watching football. I used to go to cafes, sports bars to watch football matches with my co-supporters and play football like almost once or twice in a week. A person you look up to the most? Cristiano Ronaldo. Okay, Aditya, this was really interesting. Thank you. So 2026 prelims is very close, hardly a few weeks away. What is it that you suggest or advise the aspirants who are appearing this year? So, my advice to aspirants would be, it is a paper at the end of the day, and it is meant, UPSC is actually wanting you to clear it, and they are giving you ample of questions to, like they are giving you a very safe buffer. वो आपको कुछ questions दे रहे हैं कि आप करिए और निकालिए. It is just that आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या strengths है during the paper और कहाँ आपको नहीं attempt करना है. आप मे बी आप 90+ भी करिए, बट अगेन जो एक्यूरेसी से भी कर रहे हैं, जो 90+ भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या है कि वो अपने जो बिग 4 है, दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दैट. जो स्टैटिक सोर्सेज से आ रहा है उस पर नहीं करना है. फिर दूसरा है कि एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक में भी ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाते हैं. लाइक सम मशरूम्स कैन ग्रो, सम, ठीक है आपको उस टाइम ये बिल्कुल एक ऐसी वाहियात स्टेटमेंट लग रही है, लेकिन क्या पता कल अगले दिन ही, प्रीलिम्स के अगले दिन ही कुछ ऐसा मशरूम डिस्कवर हो जाए जो भाई, तो यू कैन चैलेंज यूपीएससी ना. तो थोड़ा कॉमन सेंस इज अ वेरी अंडररेटेड सुपर पावर आई वुड से ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल. एंड तीसरा, सी द पेपर्स. उसके साथ आप 10 मिनट बस बैठिए, सी द पेपर्स, देखिए कि मैं कितना अटेम्प्ट कर सकता था, कितने मेरे से इतने बन रहे हैं. लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, मतलब कंटेंट तो आप देख ही नहीं, उस पर रिसर्च की होगी, लैंग्वेज भी एक बार देखिए पेपर की. और डू सम फिजिकल एक्टिविटी, 15-20 मिनट आप वॉक, गाने लगाइए, वॉक पे निकल आइए, भाग आइए, थोड़ा कुछ भी खेल आइए, डू समथिंग. एंड लास्टली, डोंट पैनिक, ट्रस्ट मी. वेरी मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं हो पाता फॉलो, पता है, बट आराम से सोइए. और आपको, हाँ ये एक है लास्ट चीज़, आपको लगेगा कि मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, बेसिक चीज़ मेरे दिमाग से उड़ जा रही है. तो ये मेरे साथ हुआ था, मैं भूल गया कि जो मौर्य वंश है, मौर्यंस, आई फॉरगॉट देयर
like the chronological order. I swear, this is the this was the level I was in a week before the exam. I was telling my friends, यार मुझे याद ही नहीं है शो के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ. So this is very normal, and trust me, the paper will get the best out of you on the D-Day. It is just that you have to realize कि वो आपका बेस्ट है. काम रहिए, बढ़िया करिए, निकल जाता है पेपर. All the best. Thank you, Aditya. This was a very insightful session. Welcome, Thank ma'am. you. I am sure ये हमारे सभी aspirants को बहुत मदद करेगा. To all our viewers watching this, thank you so much. See you in the next episode. Till then, take care.